जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं यशवंत वसन एलेक्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा पीएनएसटी का पीवाई की सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में आज हम लोग लेकर आए हैं तरंग प्रकाशी के प्रश्न। ठीक है ना, मतलब वेव ऑप्टिक्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे बारी बारी सबको विद डिटेल हम लोग डील करेंगे। मतलब एक क्वेश्चन करोगे उसके साथ में आपको 3-4 चीजें एडिशनल मिलने वाला है। बिल्कुल निश्चिंत रहे, यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो आपका नोट्स एकदम परफेक्ट बनने वाला है। मतलब यदि आप एग्जाम के दौरान आप रिवीजन कर रहे हैं अपने नोट्स से, तो आप केवल और केवल अपने नोट्स ये पीवाईक्यू करके ही अगर जाते हो और उसके साथ में आप जो लिख रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं, एडिशनल करवा रहे हैं, उसी को करके जाएंगे तो 20 प्लस करके आ जाओगे। बिल्कुल 100% गारंटी। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है। तो जुड़ जाइए, लेक्चर शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। जो भी पीएनएसटी की तैयारी कर रहे हैं वो सभी इस वीडियो का लाभ उठा पाए। ठीक, स्वार्थी न बने। बिल्कुल बढ़ते अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न हमारा नंबर 1 ये है, प्रकाश के तरंग के रूप में निम्न में से किस घटना की व्याख्या नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, हम बात करते हैं प्रकाश के दो घटनाओं के लिए। ठीक है, मतलब प्रकाश के दो प्रकृति के बारे में बात करते हैं। ओके, कौन कौन सी घटना बेटा? प्रकाश के दो घटनाओं या प्रकाश के दो गुण। हम बात करते हैं तरंग गुण, तरंग प्रकृति। एक तरंग प्रकृति हम पढ़ते हैं और एक कण की प्रकृति पढ़ते हैं, प्रकृति। ठीक है, मतलब सर ये है तरंग के दो दो व्यवहार देखे गए हैं। ठीक है, तरंग कण के रूप में भी गति कर रहा है और सॉरी तरंग की बात कर रहा हूँ, बार सॉरी 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 प्रकाश की बारे में बात करेंगे। प्रकाश दो दो रूप में गति कर रहा है, एक तरंग के प्रकृति के रूप में, तरंग के रूप में और कण के रूप में। मतलब ऐसे कई कई बार देखा गया है कि वो अपने व्यवहार में परिवर्तन ला रहा है। कभी कभी देखा गया कि प्रकाश तरंग के रूप में व्यवहार कर रहा है और कभी कभी ये देखा गया कि प्रकाश का कण के रूप में भी व्यवहार पाया गया। ठीक है सर, तो सवाल ये है कि तरंग में हम लोग ने पढ़ा व्यतिकरण, व्यतिकरण हमने पढ़ा, ध्रुवन हमने पढ़ा क्या बेटा? परावर्तन भी यहां से समझा, परावर्तन भी समझा और यहां से अपवर्तन भी समझा, अपवर्तन भी समझा। और इसमें कण की प्रकृति में हम लोग ने परावर्तन को भी समझा, परावर्तन को भी समझा, अपवर्तन को भी समझा। ठीक है ना, बट एक चीज को नहीं समझा। मतलब एक चीज समझे हम, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश जो विद्युत प्रभाव, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, प्रभाव, ये जो चीजें हैं, इसी खोज के कारण आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिला गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोज के कारण। ध्यान दीजिएगा, इस बात का नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाया और ये कण की प्रकृति पर आधारित होता है। कण की प्रकृति के आधार पर एक्सप्लेन होता है। सर कण क्या होता है कि प्रकाश जो होता है छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में गति करते हैं। ठीक है ना, और ये पैकेट्स क्या कहलाते हैं बेटा? फोटोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फोटोन कहलाते हैं या क्वांटा कहलाता है, क्वांटा कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वांटा कहलाता है। ठीक है सर, इन्हीं क्वांटों का अपनी एक एनर्जी होती है, इस एनर्जी को हमने लिखा एचनी। ठीक है ना, ये सभी फोटोन की अपनी ऊर्जा होती है, उसकी ऊर्जा कितनी होती है? एचनी होती है। लेकिन हम ये जो टॉपिक कर रहे हैं तरंग प्रकाशी को कर रहे हैं, तो तरंग के रूप में किसको नहीं समझाया गया? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझाया गया। बस इस बात के लिए ध्यान रखना, यहाँ पर नहीं बोला गया है। क्या बोला गया बेटा? नहीं बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। बढ़े अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कहता है कि दो संबंध स्रोत समान होते हैं। कब दो जो स्रोत है समान होंगे? जब उनके आयाम समान होंगे, जब उनके आयाम समान, जब उनकी आवृत्ति समान होगी। मतलब बी और सॉरी, आयाम और आवृत्ति दोनों बराबर होंगे। आयाम और आवृत्ति दोनों, सॉरी आयाम, आयाम की बात करें, आवृत्ति, आवृत्ति और कलांतर दोनों समान होंगे। ठीक है, दो स्रोत के समान होने के लिए कंडीशन। ठीक है, आयाम, आयाम मतलब एम्पलीट्यूड समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए।
और उनकी आवृत्ति समान होनी चाहिए, उनकी आवृत्ति समान होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई दो स्रोत ऐसे चल रहे हैं और उनके आयाम के बारे में बात नहीं कर रहे, सॉरी आवृत्ति, फिर से मैं गलती कर रहा हूँ, आवृत्ति यदि समान है और उनके बीच का कलांतर समान है, मतलब फेज डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल है, तब जाके दोनों कैसे होंगे, समान होंगे। तो फेज डिफरेंस और आवृत्ति, सर आवृत्ति क्या होता है, न्यू इजिकल टू 1/t होता है। सर 1/t का मतलब सर एक सेकेंड में लगाई गई चक्करों की संख्या, चक्करों की मतलब फेरों की संख्या या पूर्ण चक्करों की संख्या, ले लो जो भी लेना है ले लो, जो भी बोलना है बोलो, सबका मतलब एक ही है, चक्करों की संख्या। सर मतलब एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। और कलांतर क्या होता है, यदि मैं इस दोनों को एक ग्राफ पे दर्शाऊं, ठीक है ना, ये दोनों को एक ग्राफ में दर्शाऊं, दोनों को एक ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे बेटा, इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये दोनों स्रोत 1 और स्रोत 2, दोनों स्रोत कैसे बेटा, समान है, दोनों स्रोत संबद्ध समान है। दोनों स्रोत कैसे समान है, क्योंकि उनकी जो फाई है, फाई का मतलब फाई फेज डिफरेंस डेल फाई समान है और न्यू समान है बेटा, मतलब आवृत्ति समान है और फाई समान है। मतलब आवृत्ति का मतलब सर दोनों का फेज डिफरेंस, मतलब दोनों एक समय पर दोनों निम्न बिंदु पर है, दोनों एक समय पर ही उच्च बिंदु पर है। इसका मतलब है कि दोनों का आयाम तो अलग अलग दिख रहा है। सर आयाम क्या होता है, आयाम का मतलब सर ये होता है, ये पहले के लिए a1, ये दूसरे के लिए a2। चलो उल्टा पुल्टा आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं। तो आयाम दोनों का अलग अलग है, लेकिन दोनों एक ही समय अंतराल में अपने निम्न बिंदु को भी प्राप्त कर रहे हैं और दोनों एक ही समय अंतराल पर अपने उच्च बिंदु को भी प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे कि दोनों की आवृत्ति भी समान होगी और दोनों का फेज डिफरेंस मतलब कलांतर भी समान होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों यदि कंडीशन फॉलो हो रहा है तो हम बोलेंगे दोनों स्रोत कैसे है, समान है। बढ़े अगले सवाल पर, सॉरी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, आवाज आ रही है। अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल क्या है, दो समान झिर्रियों मतलब दो स्लिट, डबल स्लिट, इसको मैं लिख सकता हूं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग दो झिर्री से बोल सकते हैं। व्यतिकरण केंद्रित अधिकतम तीव्रता कितनी है, आई है बेटा, ये कितनी है, ये आई होती है। उसी बिंदु पर दोनों झिर्री में से किसी एक को भी बंद करने पर तीव्रता आई नॉट हो तो हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, आपको बता दे, ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इस प्रकार से बनाया जाता है। आप देखते हो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यहां पर एक स्क्रीन Y होता है जहां पर आपको फ्रिंजे दिखाई देती है XY। ये स्रोत S1 और स्रोत S2 दोनों के बीच की दूरी स्मॉल d से दर्शाते हैं। इस स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी है कैपिटल D। ध्यान दीजिएगा, और ये जो चौड़ाई है ये है केंद्रीय फ्रिंज, ये क्या, ये केंद्रित फ्रिंज है बेटा, ठीक है, केंद्रित फ्रिंज है। अगर मैंने बोला कि इसमें से एक को क्लोज कर दे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये ध्यान दीजिएगा। आप लोग देखते हो आई मैक्सिमम के लिए हम लोग लिखते हैं, आई मैक्सिमम के लिए क्या लिखते हैं बेटा, √I1 प्लस में √I2 का होल स्क्वायर। ठीक, यदि I1 और I2 दोनों बराबर हो तो क्या लिखते हो बेटा, यदि I1 बराबर I2 बराबर I नॉट तो क्या लिखेंगे बेटा, I मैक्सिमम क्या हो जाएगा, I मैक्सिमम, ठीक है ना, ये हो जाएगा I1 या I प्लस I का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2I का होल स्क्वायर, सॉरी 2I का होल स्क्वायर मतलब 2I नॉट का होल स्क्वायर, मतलब सॉरी 4I, कितना हो जाएगा 4I का स्क्वायर। ये हमको I नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको जनरली हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, I नॉट से। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा,
I बराबर 4I0, ठीक है ना, I बराबर 4I0। बस सवाल में आपको यह याद रखना है कि यदि हम लोगों ने किसी एक सॉरी कहाँ चले गए, पीछे चले गए क्या, आगे चले गए, किसी एक छिद्र को यदि बंद कर दिए, किसी एक स्रोत को बंद कर दिए, तो हमारा जो I हो जाएगा वो मूल के कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है, निम्न में से कौन सा स्रोत युग्म कला संबद्ध है? कौन सा स्रोत युग्म कला संबद्ध है? कला संबद्ध होने के लिए आपको याद रखना है आवृत्ति समान होनी चाहिए, आवृत्ति समान होनी चाहिए, और उनका कलांतर सेम होना चाहिए। लैंप के सम्मुख दो मुखी छिद्र बिल्कुल गलत आंसर, ठीक है। सोडियम लैंप के सम्मुख दो सूची और एक लेजर पुंज वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, लेजर पुंज बहुत एक वर्णी स्रोत होता है, एक कला संबंध होता है। सर कला संबंध का मतलब क्या होता है? कला संबंध मतलब यदि ऐसा स्रोत जिसमें से निकलने वाले सभी तरंगों का जो कला है या पथांतर है, ठीक है ना, या फेज डिफरेंस है, वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सभी का फेज डिफरेंस यदि सेम मिल रहा है तो ऐसे स्रोत को हम लोग कला संबद्ध स्रोत कहते हैं बेटा, ठीक है ना। और ये किसमें मिलता है? लेजर के लिए ही पॉसिबल है, केवल और केवल किसके लिए पॉसिबल है? लेजर के लिए पॉसिबल है। तो सवाल कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल पर। यंग के प्रयोग के केंद्रित फ्रिंज की तीव्रता आई है, एक स्लिट को बंद कर देने पर उसी स्थान पर तीव्रता I0 हो जाती है। हमने पढ़ा अभी जस्ट पहले वाला 2015 का सवाल देखो यार, और ये वाला सवाल 2013 में आने के बाद 2015 में फिर से रिपीट हुआ है, लेकिन अभी ये पूछा गया था, वहां पर पूछा था I बराबर 4I0। अब यहाँ पर I0 क्या होगा ये बताना है, तो I0 कितना हो जाएगा? 1/4I हो जाएगा, 1/4I हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगला सवाल, समान आयाम व तरंगदैर्ध्य की दो तरंगे विभिन्न कलाओं में अध्यारोपित की जाती है, परिणामी तरंग का आयाम न्यूनतम होगा जब उनके बीच कलांतर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, याद रखिएगा। आयाम और तरंगदैर्ध्य दोनों तरंगे विभिन्न कलाओं में अध्यारोपित होती है, विभिन्न कलाओं मतलब विभिन्न पथांतर में, परिणामी जो तरंग है का आयाम न्यूनतम है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, अब इसको समझते हैं, ठीक है ना। अध्यारोपण दो प्रकार से होता है, यदि पहली तरंग इस प्रकार से चल रही है, ठीक है, सॉरी अब ये ऐसे बना लो, तो ऐसी स्थिति में ये वाली स्थिति में इसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। इस व्यतिकरण को इसको कहते हैं बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, या रचनात्मक व्यतिकरण। इस स्थिति में आपका पथांतर फाई बराबर 0 या 2n पाई होता है, ठीक है ना। फेज डिफरेंस कितना होगा? 0, या हम लोग सेम फेज डिफरेंस या समान कला में कहते हैं, इसको क्या में कहते हैं? समान कला में कहते हैं, ठीक। इस स्थिति में जो आयाम होगा, एम्पलीट्यूड होगा, ये क्या होगा? इसका अगर A1 माने, इसका A2 माने, तो हम लोग लिखते हैं A1 प्लस A2 कैसा होगा बेटा? अधिकतम होगा। कैसा होगा? अधिकतम मतलब मैक्सिमम, अधिकतम होगा, ठीक। और यदि हम लोग तीव्रता के बारे में बात करेंगे तो इसको भी जोड़ देंगे I1 I2, ठीक है। I1 I2 मतलब इसको हम लोग लिखते हैं बेटा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ये भी मैक्सिमम होगा बेटा, मैक्सिमम की केस के लिए बात कर रहे हैं, ठीक। लेकिन यदि बात कर रहे हैं हम लोग, यदि बात करें विनाशी व्यतिकरण की, विनाशी व्यतिकरण मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे, विनाशी व्यतिकरण की बात करेंगे बेटा, तो इसमें क्या होता है? दोनों जो तरंगे हैं एक दूसरे के विपरीत कला पर अध्यारोपित होते हैं। मतलब पहला चला ऊपर से नीचे, तो दूसरा 180 डिग्री पर अध्यारोपित होगा।
180 डिग्री पर अध्यारोपित होगा। मतलब यहाँ पर जो फाई हो जाएगा कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा या 180 डिग्री, ठीक है। या हम लोग लिखते हैं 2n-1 पाई, 2n-1 पाई, ठीक, या इस प्रकार से लिख सकते हो। सर इसके बीच का जो ए होगा एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो मिनिमम हो जाएगा। सर इसकी तीव्रता कितनी हो जाएगी, ये भी मिनिमम हो जाएगी, √I1 माइनस में √I2 का होल स्क्वायर, ये माइनस लग जाएगा। बस इस चीजों को याद रखो, इस पे कई कई बार डायरेक्ट सवाल आता है, डायरेक्ट, ठीक है, ये चीजों को याद रखो। तो यहाँ पर कलांतर कितना है, पाई है। जब आपका जो आयाम है न्यूनतम है, आयाम मतलब एम्पलीट्यूड न्यूनतम होगा, उस स्थिति में इनके बीच का कलांतर कितना होगा, पाई होगा। तो सवाल में आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला सवाल, एक स्लिट विवर्तन प्रतिरूप जो कि एक वर्णी प्रकाश के लंबवत गिरने से बनता है के प्रथम निम्निष्ट पर स्लिट के दोनों किनारों से आने वाली किरणों के बीच कलांतर फिर से वही है, फिर से वही आंसर, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा, वही आंसर है। सवाल अलग तरीके से पूछ लिया गया है बट आंसर वही आएगा, पाई, ठीक है ना बेटा। प्रथम निम्निष्ट के लिए बोलता है, मतलब निम्न स्थिति के लिए केवल विपरीत कला होना चाहिए, विपरीत कला के लिए कलांतर कितना होना चाहिए, पाई। अगला सवाल बढ़ते हैं, प्रकाश का तरंग ज्ञात कीजिए, प्रकाश का तरंग ज्ञात कीजिए। अच्छा, प्रकाश का तरंग किस पर निर्भर करता है, ये सवाल आता है, ठीक है ना। तरंगदैर्ध्य, जो तरंगदैर्ध्य है ये किस पर निर्भर करता है, तो ये केवल और केवल किस पर निर्भर करेगा, आवृत्ति पर निर्भर करेगा। लेकिन सर याद रखना, आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य के बीच कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। मतलब सर यदि याद रखो, ठीक है, इसका अगर तरंगदैर्ध्य ज्यादा है तो आवृत्ति कम होगा, और इसकी यदि तरंगदैर्ध्य कम है, यदि इसकी तरंगदैर्ध्य कम है तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, आवृत्ति क्या हो जाएगी, ज्यादा। मतलब यहाँ पर लेमडा ज्यादा है, न्यू कम है, ठीक है। आवृत्ति मतलब एकांक समय में लगाए गए पूर्ण चक्करों की संख्या, यहां से यहां तक इसका आधा चक्कर है, ये वाला आधा चक्कर एक चक्कर पूरा करता है, ठीक है। मतलब यहां से यहां तक का यदि इसको एक चक्कर करने में लगा समय, जो मान के चलो लगा होगा, ठीक है, इसकी बात करेंगे। यदि एक सेकंड में इसने एक चक्कर, दो चक्कर और 2.2 चक्कर पूरा किया, कितना चक्कर पूरा किया, 2.5 चक्कर। और यहाँ पर बात करेंगे, हमने बात करा एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, चार चक्कर, 5 चक्कर, 6 चक्कर, 7 चक्कर और 8 चक्कर। मतलब सर एक सेकेंड में इसने केवल 2.5 चक्कर पूरा किया, इसने एक सेकंड में कितना चक्कर पूरा कर लिया, 8 की आवृत्ति किसकी ज्यादा हुई, 8। एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या 8 यहाँ पर है, यहाँ 2.5 है, किसकी आवृत्ति ज्यादा होगी, इसकी। तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेमडा क्या हो जाएगा, कम, आवृत्ति क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बात आ रही समझ में, दिख रहा है क्या भाई, दिख रहा, ठीक है। तो न्यू और लेमडा के बीच संबंध कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती का। न्यू और लेमडा के बीच का संबंध है व्युत्क्रमानुपाती। अगर समझ में आ रहा होगा तो थम्स अप करें, कोई डाउट होगा तो अपने डाउट कमेंट बॉक्स में अपना पूछ सकते हैं, ठीक। हम जब भी उसको देखें हम रिप्लाई जरूर कर देंगे, ठीक है, ओके। तो तरंग, थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा है, तरंग दैर्ध्य लिखा हुआ है, ज्ञात किया जा सकता है किससे, आवृत्ति से ज्ञात किया जा सकता है, आवृत्ति से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। व्यतिकरण की घटना को प्रदर्शित करने के लिए ऐसे दो स्रोतों की आवश्यकता होती है जिससे निकलने वाले विकिरणों की, यानी व्यतिकरण की घटना प्रदर्शित करने के लिए उनकी आवृत्ति समान होनी चाहिए और तरंगदैर्ध्य भिन्न हो, नहीं, तरंगदैर्ध्य आवृत्ति समान हो और कलांतर निश्चित। ऑप्शन नंबर सी। देखो यही वाला सवाल अलग तरीके से पूछ लिया गया, ठीक है ना, 2017 में आया हुआ है, और दिखाता हूं है ना, यही वाला जो सवाल 2017 में, अभी इससे पहले हम लोगों ने कहाँ करे थे वाला सवाल, ये देखो कहाँ बात कर रहे थे, ये वाला
2012 का सवाल है, 2017 में फिर से अलग तरीके से पूछ लिया गया, लेकिन सवाल वही है। तो इसलिए कहते हैं आपको जो अभी पीवाईक्यू मैं करवा रहा हूँ, एक एक चीज को एनालिसिस करके बता रहा हूँ, एक चीज को एनालिसिस करके बता रहा हूँ। मतलब आप एक क्वेश्चन के साथ साथ में 4 से 5 से 8 से 10 चीजें नए सीख रहे हो, तो केवल और केवल पीवाईक्यू करके जाओगे ना बेटा, 20 प्लस करके आ जाओगे, गारंटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि व्यतिकरण की घटना करना है, यदि व्यतिकरण की घटना करना है, यदि व्यतिकरण की घटना करना है, तो स्रोत को कला संबद्ध होना चाहिए। स्रोत को कैसा होना चाहिए, कला संबद्ध होना चाहिए। और कला संबद्ध होने के लिए जरूरी है कि उनकी आवृत्ति समान हो, आवृत्ति समान हो और कलांतर दोनों समान हो, कलांतर निश्चित हो या समान हो, कलांतर दोनों के निश्चित हो या तो समान हो। क्लियर है? अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल, यदि एक विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य 10 सेंटीमीटर हो तो वह हो पाएगी। ठीक है ना? अच्छा, इसका सवाल आंसर करे भाई, इसका जल्दी आंसर करे, जल्दी आंसर करे, समझ में आएगा 10, जल्दी आंसर करे, ध्यान दीजिएगा। आपको बता दे, विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक, तो आपको बता दे, जो आप लोगों के दिख रहा है, ठीक है ना, दृश्य क्षेत्र, रेडियो क्षेत्र, पराबैंगनी क्षेत्र, किरण क्षेत्र, तो जो स्पेक्ट्रम बनता है बेटा, स्पेक्ट्रम बनता है, उसके लिए ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है ना, विद्युत, इधर देखो, इधर देखो, अगले जगह देखो, नया जगह देखो, विद्युत चुंबकीय तरंगे तरंगे के लिए जो स्पेक्ट्रम मिलता है, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम देखने के लिए क्या मिलता है बेटा, देखने के लिए मिलता है गाड़ी XUV इन माई रेंज, इन माई रेंज। ठीक है, पूरा का पूरा याद रखना इसको, इसमें इसको ये यदि याद है तो आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, गाड़ी मतलब गामा रेस, गामा रेस, ठीक है, एक्स रेस, अल्ट्रा वायलेट रेस, विजिबल रेस, दृश्य किरणें, इसको दृश्य कहते हैं, इसको अवरक्त कहते हैं। क्या कहते हो, अवरक्त। इसको तो क्या एक्सरे का तो कहोगे, एक्सरे कहोगे। ठीक है ना, इंफ्रारेड रेस, पराबैंगनी है, सॉरी, ये है पराबैंगनी, पराबैंगनी है, पराबैंगनी, ये है अवरक्त किरणें, अवरक्त। ठीक है ना, ठीक है ना, माइक्रो रेस, माइक्रो तरंगे, और ये है रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे। ठीक है, आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, इसकी न्यू ज्यादा होगा, लैम्डा इसके लिए क्या होगा, कम होगा। ठीक है, गामा जो तरंगे है, गामा किरणें हैं, इसकी जो आवृत्ति होती है वो सबसे ज्यादा होती है, इसकी बेधन क्षमता भी सबसे ज्यादा होती है। इसकी बेधन क्षमता भी क्या होती है बेटा, बेधन क्षमता, बेधन क्षमता, बेधन क्षमता कैसी होती है, सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक, सर्वाधिक, सर्वाधिक क्यों, क्योंकि उसकी आवृत्ति ज्यादा होती है, आवृत्ति ज्यादा तो इसकी बेधन क्षमता ज्यादा। ठीक है ना, और लैम्डा कम मतलब तरंगदैर्घ्य कम। अब चले लास्ट में, तो इसकी बेधन क्षमता सबसे कम, बेधन क्षमता सबसे कम, सबसे कम होती है बेटा, लेकिन इसकी आवृत्ति भी कम होगी, न्यू इसके लिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लैम्डा इसके लिए अधिक हो जाएगा, लैम्डा इसके लिए कम हो जाएगा। मतलब इसका अगर गामा रेज को ड्रॉ करूं तो गामा रेज यूं चलती है बेटा, गामा रेज यूं चलती है, गामा रेज यूं चलती है, पास पास में होते हैं सभी, तो इसकी चक्कर होती है, कैसी होती है, पास पास। और इसके लिए बात करेंगे रेडियो तरंग के लिए, तो रेडियो तरंगों के लिए बात करेंगे तो यूं चलती है, दूर दूर होके चलती है। ठीक है, दूर दूर होके चलती है। तो हमारा सवाल क्या था, सवाल ये था कि यदि तरंगदैर्घ्य 10 सेंटीमीटर है तो वो किस रेंज में आएगी, तो वो आएगी रेडियो वाले रेंज में। किस रेंज में आएगी, रेडियो वाले रेंज में। बहुत ही इसका तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा है, तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा है यार, 10 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा होता है चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंगों के हिसाब से की बात करेंगे। ठीक, अगला सवाल, अगला सवाल क्या हो जाएगा, देखिएगा, यंग के दो स्लिट प्रयोग में प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य कितना, 6000 एंगस्ट्रॉम। यदि पर्दे एवं स्रोत के बीच की दूरी 1 मीटर है तो फ्रिंज की चौड़ाई बी बीटा बराबर 0.06 सेंटीमीटर हो तो सुसंगत दोनों स्रोत
के बीच की दूरी करते बेटा। यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप ऐसे बनाते हो, ये है पर्दा, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कैपिटल डी, ये कितना दिया हुआ है 1 मीटर दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी डी, ये कितना दिया हुआ है, ये ज्ञात करना है, नहीं पता, ठीक है। ये S1 और S2 के बीच की दूरी ज्ञात करना है बेटा, ठीक है ना, इसे ही पूछा प्रश्न में। और पूछा क्या बेटा, और दिया क्या है, ये बेटा दिया क्या है, लेमडा दिया हुआ है, तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर जो बन रहा है इसका लेमडा दिया हुआ है। लेमडा कितना दिया हुआ है, 6000 एंगस्ट्रॉम। सर बीटा आप सूत्र याद है बेटा, फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र आपको पता होना चाहिए बेटा। चौड़ाई का सूत्र होता है बीटा बराबर डी लेमडा स्मॉल डी, डी लेमडा बराबर डी लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है बेटा। तो बीटा दिया हुआ स्मॉल डी निकालना है, तो ये हो जाएगा डी कैपिटल डी लेमडा और ये हो जाएगा बीटा, तो ये हो जाएगा 1 और लेमडा 6000 एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे, और बीटा दिया हुआ है 0.06 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदलेंगे 0.2। बात आ रही समझ में, कोई दिक्कत है यहाँ पर। ये 0.6 को हम लोग लिखते हैं 100 का 10 का वर्ग, कोई दिक्कत। यहाँ से 0.06 का मैंने 100 ऊपर उतारा हूं, 100 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है क्या, 100 दिख रहा है क्या बेटा, हाँ दिख रहा है। तो सर ये हो गया 10 पर ऋण 2, ऋण 8 बचा, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य 5 शून्य, 5 शून्य यहाँ कैंसल, तो ऋण 3 बचा। तो ऋण 3 का मतलब 1 10 की घात ऋण 3 मीटर, तो हो जाएगा 1 मिलीमीटर। आंसर क्या आ जाएगा, 1 मिलीमीटर। डी का मान कितना हो जाएगा, 1 मीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो इतना सा सरल आंसर था बेटा, सरल क्वेश्चन था, बहुत ही लल्लू सा था, ठीक। बड़े अगले सवाल पर बेटा, अगला सवाल क्या कहता है, दे दीजिए। अगला सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस रंग के लिए द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई न्यूनतम रहेगी, ठीक है। तो किसके लिए फ्रिंज की चौड़ाई न्यूनतम रहेगी बेटा, फ्रिंज की चौड़ाई किसके लिए न्यूनतम रहेगी, जिसके लिए फ्रिंज की चौड़ाई, अच्छा बीटा बराबर डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी, ठीक है ना। फ्रिंज की चौड़ाई कम रखने के लिए आपको लेमडा कम चाहिए। सर लेमडा किसके लिए रहेगा, लेमडा किसके लिए रहेगा, आप लोग ने प्रिज्म से स्क्रीन प्राप्त किया बैजानी हपीनाला, बैजानी हपीनाला पढ़े हो बेटा, ठीक है ना। वायलेट वीब ग्योर YOR, ठीक है ना। तो इसका जो वायलेट कलर है बैगनी, बैगनी है, बैगनी के लिए जो लेमडा होता है सबसे कम होता है, न्यू होता है सबसे ज्यादा। रेड के लिए लेमडा होता है सबसे ज्यादा, न्यू होता है सबसे कम। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से बीटा और लेमडा के बीच संबंध कैसा है, बीटा प्रोपोर्शनल लेमडा, तो लेमडा कम तो बीटा कम, तो लेमडा कम किसके लिए, बैगनी के लिए। बैगनी कहाँ दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। सवाल आया क्या समझ में, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक। बड़े अगले सवाल पर, अगला सवाल क्या कहता है, गतिमान तरंग की कला वेग क्या होगी, कला वेग है बेटा, कला वेग Vp बराबर होता है W अपॉन में K। तो W क्या है बेटा, यहाँ पर ये है कोणीय चाल, क्या है बेटा, ये कोणीय चाल है ये, ठीक है ना। ये तरंग संख्या को दर्शाता है, तरंग संख्या, तरंग संख्या। सर कोणीय चाल 2 पाई न्यू होता है, कितना होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू, ठीक है। और तरंग संख्या बराबर होता है K बराबर होता है 2 पाई अपॉन में लेमडा बराबर 2 पाई अपॉन में लेमडा होता है, फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक। ये सूत्र याद रखना, ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। DW से दर्शाया है यहाँ पर, ये डायरेक्ट ये वाला फार्मूला भी कई बार आ जाता है, इसी फार्मूले को अलग तरीके से लिख देगा डी ओमेगा डी के, ओमेगा अपॉन के लेकिन Vp, अच्छा दोनों ऑप्शन सेम है, दोनों ऑप्शन सेम है मतलब दोनों करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी गलती हो गई होगी, मिसप्रिंट हो गया है, मतलब हमारे ऑपरेटर जी से, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा दोनों ऑप्शन सही होगा, ठीक है। DW अपॉन में DK, Vp बराबर DW अपॉन में DK, ठीक है, दोनों सही होगा। कोई मिसप्रिंट, ये गुना होगा, गुना होगा, ये गुना होगा, या ऊपर वाला गुना होगा, कोई भी एक सही होगा, लेकिन बटे में आएगा, दोनों याद रखना है ना, ठीक। अच्छा इस चीज के लिए भी याद रखेंगे, एक होता है कला वेग, एक होता है समूह वेग। कला वेग और समूह वेग का गुनाफल किसके बराबर होता है, C² के बराबर होता है, बस चीज याद करना।
ये वाला भी कई कई बार पूछ लेता है। प्रकाश के कला वेग और समूह वेग के गुणनफल सी स्क्वायर के बराबर। सर सी का मान कितना होता है? सी का मान प्रकाश की चाल बराबर, याद रहो ना, 3 × 10⁸ मीटर मीटर प्रति सेकंड। बड़े अगले सवाल पर बेटा, अगला सवाल क्या कहता है? पढ़िए और आंसर करिए बेटा, पढ़िए और आंसर करिए। यंग के डबल स्लिट प्रयोग में विवर्तन का प्रकार किसके लिए? फ्रेशनल के लिए होता है। किसके लिए होता है? केवल और केवल फ्रेशनल। ठीक है ना। विवर्तन का प्रकार क्या होता है? फ्रेशनल। अच्छा, फ्रेशनल साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ही विवर्तन के लिए डबल स्लिट प्रयोग के लिए सजेस्ट किया था, या विवर्तन प्रयोग इसमें से किया था। फ्रेशनल साइंटिस्ट का नाम है। बड़े अगले सवाल पर, अगला सवाल क्या कहता है? तरंगदैर्ध्य दिया हुआ है। हाँ, अच्छा, ओके। तरंगदैर्ध्य सुसंगत स्रोत दिया हुआ है, तरंग के बीच पथांतर दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है, लैम्डा कितना दिया हुआ है? 6280 एंगस्ट्रॉम। ठीक, पथांतर कितना दिया हुआ है? फाई। फाई कितना दिया हुआ है? 2.5 माइक्रोन, 10⁻6 मीटर। और ये हो जाएगा 6280 गुणित 10⁻10 मीटर। मीटर में बदल देते ना, कोई दिक्कत है बेटा? तरंगों के बीच कलांतर कितनी होगी? कलांतर मतलब डेल फाई। ठीक है, पथांतर, पथांतर बोला है मतलब सर डेल एक्स बराबर होता है लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू डेल फाई। ठीक है, इसको हल करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, बीच कलांतर पूछा है, ठीक है ना। अच्छा, फॉर्मूला याद रखना बेटा, अगर डेल फाई पूछता है तो एंगल को ऊपर रखना है। ठीक है ना। ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन में लेमडा इंटू डेल एक्स। अगर पथांतर पूछता है डेल एक्स तो ये हो जाएगा लेमडा अपॉन में 2 पाई इंटू में डेल फाई। याद रखना सर, यहाँ डेल एक्स है, यहाँ लेमडा है, दोनों का जो मात्रक है मीटर 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 है। यहाँ पर एंगल है, ये एंगल, तो ये 2 पाई भी कौन है? फाई कौन है? 2 पाई भी कौन है? दोनों का मात्रक रेडियन ही होता है। बाकी जो बच गया लिख दो, या कोई एक फॉर्मूला याद रख लो, दूसरा बन जाएगा। हमको पूछा गया ये, तो 2 पाई ये 6280 गुना 10⁻10 गुना में डेल एक्स कितना बेटा? डेल एक्स कितना दिया हुआ है? सर ये डेल एक्स है ना, डेल एक्स 2.5 गुनी 10⁻6, 2.5 गुनी 10⁻6। इसको हल करोगे तो आंसर लगभग लगभग आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा बेटा? हाँ, आंसर पाई में दिया हुआ है, पाई में दिया हुआ है। हाँ, पाई में दिया हुआ है, तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा। आंसर पाई रेडियन, 2.5 रेडियन आ जाएगा, 2.5 रेडियन। अच्छा, एक सेकेंड, पाई वाला आंसर हो जाएगा, ये पाई है, सॉरी ये 25 पाई रेडियन है, 25 पाई रेडियन। ठीक, इसको हल करके देखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो रेडियन बोला है ना भाई, ये कैंसिल कर दो, ये ऋण 4 बचा जी, इसके ऊपर 10 बचा जी। ठीक है, 1 शून्य 2 शून्य 2 शून्य ऋण 2 बचा जी। ठीक, इसको कैंसिल आउट करोगे, 25 दूनी 50 पाई और 62 और गुना में इधर 100, ये 10 का वर्ग हो गया इधर। ठीक है जी, और ये हो जाएगा 62 8, इतना बच गया जी। और इसको हल करोगे जी, आप हल करोगे, किससे करोगे जी? हल करोगे, ये 62 और ये हो जाएगा 5000। काटो जी इसको। ठीक, 2 से कैंसिल होगा जी, 2 8 16, 6 2 दूनी 4 1 5, 2 6 12। किससे गया बेटी? किससे गया बेटा? तो सिंपल है, यहाँ कितना बचा? 4 बचा। यहाँ कितना बचा? 4 बचा। यहाँ कितना बचा? 7 बचा। यहाँ कितना बचा? 3 बचा। ठीक, नहीं रे, कितने बार जाएगा भाई? फिर आंसर कौन सा आना चाहिए बेटा? थोड़ा देखिएगा इसको, सवाल करिए, सवाल हल करिए, इसका आंसर चेकआउट करते हैं।
हाँ आंसर चेकआउट करते हैं। इसका आंसर 500 000628 और ये पाई। ठीक है, कैंसिल करेंगे, 2 दिया 6, 2 1 2, 2 6 8, 314 और ये 25, तो 25 रेडियन होना चाहिए मेरे हिसाब से, और ये भी पाई का मान होता है, तो पाई से पाई कैंसल, ये पाई का मान होगा बेटा 2500 पाई आया और 314, और ये हो जाएगा 25 इंटू में पाई बटे में 3.14, और ये 25 पाई का मान लिख सकते हैं हम लोग 3.14 बटे में 3.14, कैंसल आउट हो गया, बच गया 25 ही आंसर आएगा हमारा, 25 रेडियन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है ना, आया क्या समझ में बेटा? चलो करते समझा देते एक बार और समझा देते। देखो आपको बोला गया है कि आपको कलांतर पूछा गया है, कलांतर लेमडा डेल फाई 2 पाई अपॉन लेमडा इनटू डेल एक्स, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। सर हमको 2 पाई दिया हुआ है सर, ये 6280 गुणित 10 पर ऋण 10 एंगस्ट्रॉम में बदले। सर डेल एक्स का मान 2.5 गुणित 10 पर ऋण 6, ठीक है, ऋण 6 से ऋण 10 से कैंसिल करें तो ऋण 4 बचा है, ठीक है ना, और 1 शून्य और ये 2 शून्य, सर ये दशमलव के यहाँ पर एक 10 उतारे थे, याद आ रहा है, दशमलव के एक 10, तो 2 शून्य से 2 शून्य उतारे काटेंगे तो ऋण 2 बचे, 10 की घात ऋण 2, 10 की घात ऋण 2 को ऊपर ले गया तो 10 की घात 2 हुआ, मतलब 100। सर 50 गुणित 100 कितना हुआ? 500, 50 गुणित 100 कितना हुआ? 500 और 5000, 50 गुणित 100 5000 हुआ, और ये पाई, तो सर 628 से 5000 को काटेंगे, ऊपर बचेगा 2500 और नीचे आएगा 314, 2 से कैंसिल किए, बस ज्यादा बड़ी संख्या नहीं, 2 से कैंसिल किए, तो इससे 2500 मैंने लिखा 2500, और ये पाई का मान 3.14 बटे में 314 बचा बेटा, ठीक है, ऊपर का 2 शून्य उड़ाऊंगा मैं, तो 2 शून्य उड़ाऊंगा तो यहाँ पर दशमलव लगा सकता हूँ बेटा, अब ये 314 से 314 कैंसिल, बच गया 25। आया क्या समझ में? तो बड़े अगले सवाल पर, अगला सवाल ये कहता है इलेक्ट्रॉन की एक बीम का उपयोग यंग के द्विक डबल स्लिट रेखा छिद्र के प्रयोग के किया जाता है, स्लिट की चौड़ाई d है, जब इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ा दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? याद रखो हमने बीटा बराबर डी लेमडा अपॉन में स्मॉल डी पढ़ा है, ठीक है, हमको पता है v बराबर, हमको पता है लेमडा बराबर एच अपॉन में एम वी होता है, हाँ या ना बोलो यार? यदि मैं बोलूं इसको यहाँ रखूं, इसको क्या रखूं, यहाँ पर रखूं, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा? बीटा बराबर लेमडा का मान यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा डी एच अपॉन में एम वी डी, बात आ रही सर? सॉरी, लेमडा का मान रखे रे, लेमडा का मान रखे, लेमडा का मान रखोगे तो डी एच अपॉन में एम वी स्मॉल डी, तो सर v और बीटा के बीच संबंध कैसा है बताओ? बीटा प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में v, सर वेग बढ़ाएंगे, वेग को बढ़ाएंगे तो बीटा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बीटा क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा, दोनों के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की वेग को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया, तो चौड़ाई कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी, चौड़ाई कम हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर बी फ्रिज की चौड़ाई बढ़ जाएगी, बिल्कुल गलत, ऑप्शन नंबर सी फ्रिज की चौड़ाई समान रहेगी, बिल्कुल गलत, ऑप्शन नंबर डी एकलौता बच जाता है, कम हो जाती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यही हमारा आंसर बोल रहा है कि फ्रिज की चौड़ाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और कैसे कम हो जाएगी हमने आपको बता दिया। तो बड़े अगले सवाल पर, अगला सवाल क्या कहता है बेटा? अगला सवाल हमारा कहता है जब एक स्थिर तरंग बनती है तो इसकी आवृत्ति होती है, ध्यान दीजिएगा, जब कोई स्थिर तरंग बन रही है तो इसकी आवृत्ति में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा, इसका आवृत्ति कैसा होगा? व्यक्तिगत रूप से समान होगा, मतलब इंडिविजुअली कैसा होगा बेटा? एक समान होगा, तरंगों के समान होगा, जो हमारा पेरेंट वाला जो तरंग जो आवृत्ति देखा गया उसी के समान हमको आवृत्ति मिलेगा, ठीक है, मतलब
स्थिर तरंग है तो उनकी आवृत्ति कैसी होगी, एक समान होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बेटा आप लोगों ने वेव ऑप्टिक्स के भी सारे PYQ कर लिया है, ठीक है ना, और विथ डिटेल कर लिया है। आई होप आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, ठीक, तो पढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।